बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन की, दैट इज़ आयनिक पॉलीमराइजेशन। आपको याद है एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो हमने कहा था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन ऐसी पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें आपके पास जो है वो मोनोमर्स ऐड हो जाते हैं, ऐड अप हो जाते हैं और कोई स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं निकलता। ठीक है, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल, कोई बाय प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं होता। ठीक है, उसकी हम लोगों ने पहली टाइप की बात की थी, वो थी रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो रेडिकल पॉलीमराइजेशन की हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमारे पास है आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन ऐसी पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें चेन कैरियर्स या जो चेन एंड होते हैं वहाँ पर केटाइंस या फिर एनाइंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड है सर्टेन रीजंस की वजह से कि कैटालिटिक सिस्टम इज़ यूज्ड ऑफ हेट्रोजीनस नेचर, यानी कि कैटलिस्ट जो होता है वो इनऑर्गेनिक नेचर का होता है और हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, तो इसलिए ये हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। ठीक है, यानी कि इसमें इनऑर्गेनिक नेचर का कैटलिस्ट होता है और ऑर्गेनिक नेचर का हमारा मोनोमर होता है। को कैटलिस्ट इज़ यूज ऑफन इन लो कंसनट्रेशन दैट कम्प्लेक्स द रिएक्शन। अब उन्होंने कहा कि को कैटलिस्ट भी ऐड करते हैं। को कैटलिस्ट एक ऐसा कैटलिस्ट होता है जो ओरिजिनल कैटलिस्ट होता है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, को कैटलिस्ट और कैटलिस्ट मिल के भी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं रिएक्शन की। हम बहुत थोड़ी सी अमाउंट में यूज़ करते हैं और इसकी वजह से रिएक्शन थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। अब हमने कहा वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर इज़ ऑब्टेन, कि इससे बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स जो हैं वो हमें ऑब्टेन होते हैं। काइनेटिक्स जो है इस रिएक्शन की वो बहुत फास्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट है। सॉल्वेंट वी यूज हैज़ डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिएक्शन, कि जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से रिएक्शन में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह से होती है हम आगे जाकर देखेंगे कि सॉल्वेंट का बेसिकली रोल है क्या। अब हम बात करते हैं आयनिक पॉलीमराइजेशन की दो टाइप्स हैं। एक है केटाइनिक पॉलीमराइजेशन जिसमें केटाइन इन्वॉल्व होंगे और एक है एनाइनिक पॉलीमराइजेशन जिसमें एनाइंस इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केटाइनिक पॉलीमराइजेशन की पहले। तो केटाइनिक पॉलीमराइजेशन द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कार्बोकेटाइंस और कार्बोनियम आइंस एक्ट एज चेन कैरियर्स थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड केटाइनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ हमने बता दिया कि भाई केटाइनिक पॉलीमराइजेशन ऐसी पॉलीमराइजेशन है जिसमें कार्बोकेटाइंस यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, वो चेन कैरियर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। फिर है कि केटाइंस कैन बी स्टेबलाइज्ड इफ़। अब ये आपको याद होगा जब हम लोग कार्बोकेटाइंस के बारे में बात करते हैं हमें पता है कि केटाइंस जो है वो किस तरह से स्टेबलाइज हो सकते हैं। अगर उनके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों तो केटाइंस जो है वो बहुत जल्दी स्टेबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो द कैटलिस्ट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो क्योंकि यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं केटाइंस जो यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो कैटलिस्ट को चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, इसी तरह से हमारे पास स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड है, टिन क्लोराइड है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास काफ़ी सारे एग्जांपल्स आ गए हैं कि कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। अब मैंने कहा को कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड हेयर। अब इस रिएक्शन के अंदर आयनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर को कैटलिस्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि कैटलिस्ट के साथ कुछ और भी चाहिए होता है। तो उसमें आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप मेथनॉल भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वाटर ज़्यादा यूज़ होता है। अब अगर हम बात करें कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज़्म की, तो पहला रिएक्शन वही होगा कि यहाँ पर जो है वो केटाइन और कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट जो है वो रिएक्ट करेंगे और इस तरह से एक मिक्सचर बनेगा, एक आयन पेयर बनेगा। तो हमने कहा कि पहला स्टेप हमारा है फॉर्मेशन ऑफ एन आयन पेयर की फॉर्मेशन होना, जिसमें क्या है कि कैटलिस्ट एंड को कैटलिस्ट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म एन आयन पेयर, जिसमें कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट रिएक्ट करेंगे आयन पेयर बनाने के लिए। किस तरह से, फॉर एग्जांपल पीछे जो हमारे पास कैटलिस्ट की लिस्ट थी इसमें से हम लोगों ने BF3 लिया। ठीक है, BF3 ने एक्ट किया एज अ कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट में से हमने उठा लिया वाटर, तो को कैटलिस्ट जो है वो है हमारे पास वाटर। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे सबसे पहले इनका रिएक्शन होगा। ठीक है, जब कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट रिएक्ट करेंगे तो एक आयन पेयर बनेगा, यानी कि BF3OH और एक H पॉजिटिव बाहर। इस BF3OH के ऊपर आ गया नेगेटिव का साइन और H के ऊपर पॉजिटिव का साइन, इसको हमने कहा ये है आयन पेयर। ठीक हो गया। अब हुआ क्या, अब हम ज़रा चलते हैं इनिशिएशन की तरफ। इनिशिएशन में क्या हुआ कि जो हमारे पास आयन पेयर बना था ये जाके रिएक्ट किया मोनोमर के साथ। ठीक है, ये आपके पास है मोनोमर के साथ जब इसने जाके रिएक्ट किया है तो देखें यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर वो ब्रेक हुआ, ये हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन को मिल गया। सही हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर भी CH3 बन गया, यानी कि ये टर्शरी जो है वो कार्बन बन गया ना, इसके साथ 3 कार्बन मिथाइल ग्रुप से अटैच हो गया। और क्या हुआ कि एक बॉन्ड की कमी थी इसके पास, तो वहाँ पर पॉजिटिव का साइन आ गया और ये थोड़ा सा एसोसिएट हो रहा है नेगेटिव आयन जो है, आयन पेयर में से जो नेगेटिव आयन था, जो काउंटर आयन था उसके साथ एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, आयन पेयर हम इसको कब कहेंगे, जब ये इसमें कम्प्लेक्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। ठीक है, कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट पूरे हैं, आयन पेयर है। और
काउंटर आइन हम इसको कब कहेंगे, जब इसके अंदर से पॉजिटिव वाला पोर्शन चला गया हो, पॉजिटिव वाला पोर्शन ना हो तो ये क्या बन गया, काउंटर आइन। अब बेसिकली जो हमारे पास केटाइन बना है कार्बोकेटाइन, वो और जो काउंटर आइन है वो एसोसिएट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव का साइन है और जो हमारे पास काउंटर आइन है उसके ऊपर नेगेटिव का साइन है, तो इनके दरमियान कोई ना कोई एसोसिएशन है, कोई ना कोई अट्रैक्शन है। ठीक है, ये एसोसिएशन एंड तक चलेगी, टर्मिनेशन नहीं ना हो जाती जब तक ये इसके साथ ही रहेगा काउंटर आइन। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, प्रोपगेशन है। प्रोपगेशन में आपको पता है कि चेन इलॉन्गेशन होती है, मोनोमर्स आते हैं और एडिशन हो जाती है। तो किस तरह से होगी यहाँ पर प्रोपगेशन, ये आपके पास वही कार्बोकेटाइन है जिसके साथ एसोसिएटेड है काउंटर आइन, एक और मोनोमर आया, वही जो ऊपर मोनोमर था उस तरह का एक और मोनोमर आया और यहाँ एसोसिएशन हुई। किस तरह से हुई कि काउंटर आइन जो है वो हट के यहाँ से हट जाएगा इस वाले कार्बन के साथ और जाकर दूसरे वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, काउंटर आइन विल स्टिक रहेगा, उसी के अंदर रहेगा, चेन के साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा गैप आ जाएगा, ये एक कार्बन को छोड़ के दूसरे से एसोसिएट करेगा। सही है, तो यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव का साइन था, साथ CH2 ने अपना बॉन्ड तोड़ा और यहाँ इस तरह से बॉन्ड बन गया और कार्बन, एक और कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। इसी तरह से एक और मोनोमर आएगा, वो अटैच हो जाएगा। ओहो सॉरी, एक मिनट, हाँ, इसी तरह से एक और मोनोमर आएगा और वो एड अप हो जाएगा, लेकिन ये जो काउंटर आइन है ये स्टिक रहेगा एट द एंड ऑफ द चेन। अब हम बात करते हैं, अगर हमें टर्मिनेशन करानी है, अगर हमें रिएक्शन को रोकना है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि जो हमारे पास एनाइन है, जो हमारे पास काउंटर आइन प्रेजेंट है और जो कार्बोनियम आइन प्रेजेंट है, इनमें कोलिजन करा दें। ठीक है, कोलिजन करा दें किस तरह से कि देखें BF3OH नेगेटिव था ना, इसमें से अगर हम BF3 अलहदा कर दें और OH जो है वो चेन के साथ जाके अटैच हो जाए तो हो गई कोलिजन। ठीक है, हो गया रिएक्शन स्टॉप, कैटलिस्ट भी हमारा रिकवर हो गया, BF3 हमने ऐड किया था वो रिकवर हो गया। वाटर को कैटलिस्ट रिकवर करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि को कैटलिस्ट वाटर तो ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास BF3 जो है हमें वापस मिल गया, तो ये मेथड वन था जिससे हमने रिकवर कर लिया। अब दूसरा क्या है, एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ग्रोइंग पॉलीमर चेन बाय एनाइन। अब इसमें क्या है कि जहाँ से रिएक्शन शुरू हुआ था, ये जो पहला वाला स्टेप था जिसमें हमने हाइड्रोजन डोनेट किया था मोनोमर को, जहाँ इनिशिएशन हुई थी, उससे वो हाइड्रोजन वापस खींच लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या किया काउंटर आइन ने ग्रोइंग चेन के अंदर से H वापस खींच लिया अपना, और उसकी वजह से क्या हुआ कि रिएक्शन स्टॉप हो गया और डबल बॉन्ड वापस बन गया। तो ये वही चीज़ बन गई जो पहले थी। सही है, यानी कि तकरीबन वही बन गई, लेकिन क्या होगा यहाँ पर चेन बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पीछे से काफ़ी सारे स्टेप्स हो गए ना प्रोपगेशन के, और हमने टर्मिनेशन अब करवाई है, तो इस तरह से रिएक्शन स्टॉप हो गया। और थर्ड हमारे पास है बाय चेन ट्रांसफर एजेंट। ये वैसे ही है जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी पीछे वाले स्टेप में, पीछे वाले लेक्चर में रेडिकल पॉलीमराइजेशन की, उस तरह की है। ठीक है, रेडिकल पॉलीमराइजेशन में भी हमने बात की थी चेन ट्रांसफर एजेंट की, कि एक डेड पॉलीमर बनेगा और एक लिविंग पॉलीमर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की, ये पॉलीमर है हमारे पास, वो सारा जो प्रोपगेशन से हमें मिल रहा था ये पॉलीमर है, और साथ काउंटर आइन है, इसके साथ एक मोनोमर आया हमारे पास। ठीक है, हमने अभी कहा था कि कंडेंसेशन में सारे मोनोमर्स यूज़ हो जाते हैं, लेकिन एडिशन रिएक्शन में सारे मोनोमर्स यूज़ नहीं होते, तो यहाँ पर भी सारे मोनोमर्स यूज़ नहीं होंगे, कोई ना कोई मोनोमर्स पड़े हैं। अब मोनोमर आया यहाँ पे, मोनोमर ने क्या किया, मोनोमर ने BF3OH को अपने साथ मिला लिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ से जो है वो पूरा मॉलिक्यूल उधर चला गया और एक हाइड्रोजन भी एक्सट्रैक्ट कर ली। अब यहाँ क्या हुआ, ठीक है, यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर जो ऊपर CH3 था, जो कार्बोकेटाइन के ऊपर CH3 था, वहाँ से एक हाइड्रोजन भी एक्सट्रैक्ट कर ली गई। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। और दूसरा क्या हुआ कि जब यहाँ से केटाइन ही ख़त्म हो गया, जब केटाइन ख़त्म हो गया तो नेगेटिव आइन से एसोसिएशन भी ख़त्म हो गई, तो जो काउंटर आइन था वो जाकर कार्बोकेटाइन के साथ लग गया, यानी जो मोनोमर के साथ कार्बोकेटाइन था उसके साथ। तो देखिए एक लिहाज से तो यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हुआ है, लेकिन अगर आप दूसरे लिहाज से देखें तो रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, क्योंकि लिविंग पॉलीमर जनरेट हुआ है और ये लिविंग पॉलीमर फर्दर पॉलीमराइजेशन को आगे लेकर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ और एग्जांपल्स हैं कि अगर हम लोग सॉल्वेंट्स यूज़ करें तो क्या उसका सीन है, किस तरह से होगा, तो इस तरह से काउंटर आइंस जनरेट होंगे या क्या होगा। तो ये ऊपर अगर आप लोग देखें थीन है, हमारे पास HCl ऐड किया तो ये इस तरह से CH3 CH2 Cl बन गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक और हम लोगों ने दिखाया, अगर हमने प्रोपीन यूज़ किया HCl के साथ वो इस तरह से बनाएगा, और अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं आइसोप्रोपीन तो ये जो है वो मॉलिक्यूल इस तरह से एसोसिएट हो जाएगा Cl नेगेटिव आइन के साथ। तो हमने कहा अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर चांस है कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो। सॉल्वेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सॉल्वेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर। सॉल्वेंट जितना ज़्यादा पोलर होगा, BF3OH नेगेटिव जो काउंटर आइन है उससे उतनी ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन होगी। ठीक है, और मोनोमर उससे ज़्यादा अटैच नहीं हो सकेगा।
इसीलिए हमने कहा नॉन पोलर जो है वो तो रिएक्शन देते ही नहीं है। तो सॉल्वेंट के अंदर पोलर होना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा पोलर भी ना हो कि वो काउंटर आयन को बहुत ज़्यादा क्लोजली हेल्ड कर ले और उसकी वजह से पॉलीमराइजेशन ही ना हो सके। ठीक हो गया। अब सॉल्वेंट ऑफ मीडियम पोलैरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कीटाइनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, यानी कि मीडियम पोलैरिटी होनी चाहिए, ना तो नॉन पोलर हो और ना ही बहुत ज़्यादा पोलर हो, क्योंकि अगर नॉन पोलर होगा तो कोई उसमें एसोसिएशन नहीं हो सकेगी काउंटर आयन के साथ। और अगर वो जो है वो जो है पोलर बहुत ज़्यादा होगा तो वो बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट के साथ जो है वो अटैच हुआ होगा, उसकी वजह से मोनोमर नया आके अटैच नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारे पास कीटाइनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में। होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।